चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और इंपॉर्टेंट हफ्ता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपफ्रंट बता देता हूं, बाकी तो रोज सुबह हम लोग चर्चा करते हैं तो उसके साथ साथ मैप करता रहूंगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, एक ट्रंकेटेड हफ्ता है। कल यानी कि मंगलवार को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के चलते भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। यानी कि कल होने वाली निफ्टी 50 वीकली एक्सपायरी एक दिन प्रीपोन होके आज है। तो आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की हमें तैयारी करनी है। दूसरा, इंडिया इंक के तिमाही रिजल्ट्स अब और धीरे धीरे करके तूल पकड़ रहे होंगे, हालांकि इस हफ्ते के सेकेंड हाफ में वो मोमेंटम पिकअप होना शुरू होगा। और ध्यान रखिएगा, सैटरडे को तो HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे दिग्गज उनके नतीजे लाइंड अप हैं। खैर, इसके अलावा तीसरा और इस समय का वापस सबसे इंपॉर्टेंट, US ईरान टॉक्स के आउटकम पे हमें रिएक्ट करना है। और अब वापस सारे वो कह लीजिए वॉर अपडेट्स, सीज फायर रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे फिर भारतीय बाजारों की नजर रहेगी। बहुत होप्स में गया था बाजार इस्लामाबाद में होने वाले वो डिप्लोमेटिक टॉक्स को लेकर। 6 हफ्तों के वीक ऑन वीक दबाव के बाद, 6 हफ्तों के दबाव के बाद फाइनली पिछले हफ्ते हमने उस ट्रेंड को तोड़ा था। तेजी, अच्छी खासी तेजी के साथ भारतीय बाजार पिछले हफ्ते कामकाज करते हुए नजर आए। 6.25% वीक ऑन वीक का जंप था। सीधा सीधा वो जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ईज ऑफ हो रहे थे, उसी के चलते इंप्रेसिव रिकवरी देखने को मिली। पर इस्लामाबाद में परसों हुई वो मैराथन पीस टॉक्स फेल हुई है, वो डील सील नहीं हुई है। उस पर अब रिएक्ट करना है, उस पर आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। हुआ क्या? गिफ्ट निफ्टी कह रहा है अरे एक काम करिए, कच्चा तेल भी रखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल अब फिर से मॉनिटर करने वाला वही है। हमने फ्राइडे को छोड़ा था 97 के नीचे, 101 102 यानी कि 100 के ऊपर वापस ब्रेंट के भाव नजर आएंगे। और दूसरी तरफ गिफ्ट निफ्टी रख दिया मैंने अच्छी तेजी, अच्छी एक तरफा तेजी के बाद ऑफलेट जो मिली 325 पॉइंट के दबाव के साथ 1.25% से ज्यादा कमजोरी के साथ भारतीय बाजार आज इस नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे, कह लीजिए एक्सपायरी डे की शुरुआत करेंगे। ग्लोब के समीकरण भी दिखा देता हूं क्विकली। लाइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग, लाइए जरा एशियन क्यूज। हमारे एशियन, एक थाईलैंड का बाजार मेरे ख्याल से आज बंद है, बाकी सारे एशियन मार्केट्स खुले हुए हैं। मूड हर तरफ एक सा है, क्योंकि सब थोड़ा बहुत प्रेशर ईज ऑफ होने के चलते इमर्जिंग मार्केट्स पूरी की पूरी बास्केट आउट परफॉर्म करी हुई है। तो थोड़ा सा दबाव हर तरफ है, 1/3 से 3/4% आपकी स्क्रीन पे एशियन पियर्स दबाव में। हम थोड़ा सा ज्यादा दबाव दिखा रहे हैं। खैर, प्लेट फ्लिप करिएगा। यूएस के क्यूज, यूएस फ्राइडे के क्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, मिला जुला सा क्यू था फ्राइडे का, क्योंकि वो डेवलपमेंट तो वीकेंड के। इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी सैटरडे को, और वो मैराथन में इसलिए कह रहा था क्योंकि 21 घंटे चली है भैया, और फाइनली उसका इंपैक्ट उनके फ्यूचर्स दिखाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीनों बेंचमार्क्स 1% दबाव के साथ, 3/4 से 1% दबाव के साथ इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। भाई साहब, वो हुआ क्या? बातचीत में निकल के क्या आया? वो जो गए थे उस बातचीत से पहले तो एक सीज फायर था। वो सीज फायर को लेकर स्टेटस को है कि नहीं है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर प्रोड्यूसर साहब ने खूब सारी हेडलाइन पढ़वा दी। हो क्या रहा है? ये ब्लॉकेड वाला मामला है क्या? सब कुछ भाई साहब से समझ लेते हैं। ये थे वहां पे, थे क्या क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट्स है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गुड मॉर्निंग आशीष। एक सेंटेंस में अगर समराइज कर दूं तो बातचीत फेल हो गई। एक मसला है, वो एक मसले की वजह से ही सारी तनातनी चल रही है, वो ये कि ईरान परमाणु हथियार रखेगा या नहीं रखेगा। अब उस मामले में ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना यूएस पीछे हटने को तैयार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये जिद है कि ईरान परमाणु हथियार ना रखे। और ईरान ने भी अपनी तरफ से ये बात साफ कर दी है कि चाहे जो हो जाए वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अगर परमाणु हथियार बने भी तो वो अपनी शांति के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो बनाएंगे, वो फर्स्ट यूज़ उसका नहीं करेंगे। उस वजह से बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने भी ये कहा कि बातचीत एक लगभग एमओयू तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर बाद में जाकर के यूएस ने गोल पोस्ट बदल दिए, डिमांड्स कुछ ऐसी रख दी जो हम मान नहीं सके, तो फिर जाकर के ये बातचीत जो है जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब बाकी की बातें तो नैरेटिव है।
हॉर्मुज को लेकर के ये वो, क्योंकि अपनी तरफ से दोनों पार्टियां ये कह रही है कि हमने अपना अपना बेस्ट प्रपोजल सामने रख दिया है, अब आपकी मर्जी है आगे आपको मानना है या नहीं मानना। अब ये फेल हो गई बातचीत, मतलब इसका मतलब अभी सीजफायर चल रहा है नहीं चल रहा है? सीज फायर को लेकर के उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। सीज फायर अभी भी जारी है, 14 दिन की जो डेडलाइन थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई तो थी कि डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं कि फिर से ईरान पर हमले शुरू कर दिए जाए, लेकिन ये सोर्सेज के जरिए की खबर है, कोई ऐसा ऑफिशियल खबर इस तरह की आई नहीं है। और दूसरी तरफ बात ये भी है कि रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि जेडी वैंस जो है बार बार बातचीत छोड़कर जा रहे थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी थी। एक बार तो बेंजामिन नेतन्याहू का भी फ़ोन आ गया। ये सारे रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं। इस तरह से तो ईरान भी ये कह रहा है कि आप कोई ऐसा आदमी भेजिए जो फैसला कर सके, बार बार मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं तो फिर कैसे बातचीत होगी। अगली मीटिंग को डिसाइड हुई डेट वेट ऐसा एक विंडो ईरान ने खुली छोड़ी है कि आगे फिलहाल तो कोई ऐसी डेट या जगह का तय नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर यूएस जो है अपनी जिद से पीछे हटे तो हर मामले का निष्कर्ष जो है वो निकल सकता है, हर मामले का सोल्यूशन निकल सकता है बातचीत के जरिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक यूएस हमारी शर्तों को नहीं मानता बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी के जरिए सारी जो है मसले सुलझाए जा सकते हैं। फिर वो इस डेवलपमेंट वो बातचीत तो हुई नहीं, निष्कर्ष निकला नहीं, फिर उसके बाद तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फोकस में आया। ट्रम्प साहब बोले हम ब्लॉकेड कर देंगे, इंटरसेप्ट करेंगे जिन्होंने टोल दिया है। वो क्या मामला है पूरा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, बंद हो। पहले तो ईरान बंद करा हुआ था, अब तो ऐसा कर रहा है कि यूएस ही बंद करना चाहता है। ईरान ने भी उन्होंने कहा कि आपके जैसा सस्ता कॉन्ट्रैक्टर हमें मिलेगा नहीं अगर आप हमारा ही काम कर दोगे। तो ये हो क्या रहा है? ये हुआ क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला क्या है? पहले उन्होंने ये कहा कि हम ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर देंगे का मतलब अब ये कह रहे हैं कि जो सारे जहाज ईरान के बंदरगाहों पर जा रहे हैं उनको वो रोकेंगे। सेंटकॉम का ये बयान था उनके सेंट्रल कमांड का कि जो दूसरे बंदरगाहों पर जा रहे हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा, लेकिन ईरान के जो है बंदरगाहों को रोका जाएगा जहां पे जहाज अगर वहां जा रहे हैं, जो ऑयल वहां से ईरान से निकल रहा है रोक दिया जाएगा। हाँ, ये कहना उनका है, स्पेसिफाई नहीं किया है उन्होंने कुछ, क्योंकि क्लैरिटी तो वो कभी देते नहीं। तो एक ये बात थी। फिर एक बात ये और है कि कोई भी ईरानियन जहाज ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सारे जो माइंस उन्होंने लगाए हैं, बिछा रखे हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और रिपोर्ट्स कल ये भी आ रही थी कुछ सोशल मीडिया पर कि यूएस का एक नौसेना का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब आईआरजीसी ने चेतावनी दी तो वो पीछे हट गया। ये अब उस बात में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं। तो आज शाम यानी कि लगभग 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार, यानी कि 10 बजे सुबह उनके समय अनुसार से ये ब्लॉकेड जो है वो शुरू हो जाएगा, ये सेंट्रल कमांड का कहना है। और उसके जवाब में ईरान ने ये कहा है कि किसी भी तरह के अगर सैन्य जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नजर आए तो वो युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। ये आईआरजीसी ने चेतावनी दी है। ये तो इस्लामाबाद वाली बातें रही। शुक्रवार को एक बड़ा ट्रिगर महंगाई का था। महंगाई के आंकड़े आए जो कि अनुमान मुताबिक थे। 3.3% साल दर साल बढ़कर आई, जो कि अप्रैल 2024 के बाद की सबसे ज़्यादा महंगाई की दर थी 2 साल की। लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो था, क्योंकि जिसमें एनर्जी प्राइसेस वगैरह नहीं होते, वो अनुमान से बेहतर था। तो अंडरलाइंग इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो बढ़कर आया। ये हफ्ता बाजार के लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लगभग सभी बैंकों के नतीजे इस हफ्ते आने हैं। आज गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आएंगे, फिर जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली, पूरे हफ्ते इनके नतीजे। और सबसे ज़्यादा नजरें इन बैंकों पर इसलिए होगी क्योंकि प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में ये क्या कर रहे हैं, इसकी बाजार पर नजरें होंगी। तो फिलहाल के लिए सीज फायर से कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। एक डिप्लोमेटिक चैनल अभी भी खुली है, लेकिन आगे बातचीत कब होगी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और बाजार की इस हफ्ते सभी बैंकों के नतीजों पर भी ज्यादा नजरें रहेंगी। और कल ट्रम्प साहब के धमकी भरे ट्वीट्स और सोशल के अपडेट्स कह लीजिए तो ऐसा लग रहा था गुस्सा और प्यार दिखा रहे, गुस्सा और प्यार दिखा रहा। वो ऐसे चल रहा था मामला। अभी तो उन्होंने डीब्रीफ हुआ, फिर वो आसिफ मुनीर और पीएम की तारीफ करके फिर इंडिया वाले जिक्र कर दिया, फिर वो आए ईरान लेकिन अनविलिंग है, लेकिन हमारी जो बातचीत हुई उसमें बहुत अच्छी बातें हुई, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छे लगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, लेकिन वो न्यूक्लियर पता नहीं कहाँ जा रहे थे भाई, फ्लक्चुएट कर रहा था पूरा ट्वीट उनका, है ना? नोटिस किया आपने? कल उन्होंने अभी तो रिपोर्टर से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि ईरान ने तो हमें बताया है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेंगे। पहले ये सारा ड्रामा क्यों किया फिर आपने? चलिए देखते हैं। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है। गिफ्ट निफ्टी छोड़ दीजिए, एशियन पीयर्स, यूएस के मार्केट्स, यूएस मार्केट्स भी 3/4% दबाव में है। अप टू 3/4% दबाव में एशियन पीयर्स हैं। ब्रेंड भी बहुत ज्यादा नहीं, $4-5 के आसपास का इजाफा दिखा रहा है। 100, 101, 102 के आसपास झूलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ऐसा कोई पैनिक नहीं है जितना गिफ्ट निफ्टी मेरे ख्याल से इस समय सबसे ज्यादा अंडरपरफॉर्म करता हुआ इंडेक्स नजर आ रहा है, 1.25% की कमजोरी के साथ। खैर,
पिछला हफ्ता एक बार दिखाइएगा स्क्रीन पे निफ्टी का परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से एक ही दिन वो दबाव वाला सेशन था, बाकी तो 4 दिन बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। फ्राइडे का इंटरडे स्क्रीन पर रखिएगा, दिन भर पॉजिटिव टेरिटरी में, पॉजिटिव शुरुआत हुई, पॉजिटिव टेरिटरी में मेंटेन करा और दिन के हाईस पे जाके सेशन की भारतीय बाजार ने समाप्ति करी थी 24,000 के ऊपर। और इनफैक्ट बढ़िया ब्रॉड बेस्ड एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर रखिएगा, क्या मजबूती, 5:1 का रेशियो था एडवांसेस के फेवर में। सारे सेक्टोरल पॉकेट्स बारिंग आईटी, सब सेक्टोरल पॉकेट्स बढ़िया कर रही थी। पर आज थोड़ा सा मामला समीकरण बदले बदले से हैं, ऐसे में अप्रोच रखा क्या जाए, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग भाई साहब। देखिए आशीष, हमें इन टॉक टेंट्रम्स के बीच में ट्रेड करना है और आपने बिल्कुल सही कहा, रेस्ट ऑफ एशिया या फिर क्रूड अगर आप देखें तो आपको गिफ्ट निफ्टी की ये वीकनेस समझ में नहीं आ रही है, मेरे को भी नहीं आ रही है, बट फिर भी इसको रिस्पेक्ट देते हुए डेटा को देखेंगे। आशीष, अगर हम इन स्टॉक्स फेलियर और क्रूड के इस बिहेवियर के बीच से पहले थोड़ा अपने स्टैट्स पर नजर डाल लेना, एक्यूट स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी और बाजार और कुछ डिलीवर करने को यकीनन तैयार था। पहली बात, आपका एक स्ट्रॉन्ग क्लोज ऑलमोस्ट ए हाई पर, बैंक निफ्टी ने लीड किया 55,200 के क्लस्टर को काटने के बाद 56,000 को स्ट्राइक किया। आप ये सब कर रहे थे बड़े कंफर्टेबली 20 डेमा के ऊपर, बहुत इंडिसेस, निफ्टी बैंक। इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर देखिए, एफआईआईज कैश में एक जमाने बाद आए और ये समझिएगा कि जब यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई थी उसके बाद कुछ दिन उनकी तरफ से कैश आया था, उसके बाद पहली बार इतना कैश कमिटमेंट आया। बहुत कैश नहीं था बट स्टिल 1,000 करोड़ रुपए का कैश बाजार में था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीज फायर के बाद जो एक ट्रेंड बन रहा था, और याद रखिएगा सीज फायर के दौरान और सीज फायर के बाद सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हम ही थे। एफआईआईज ने 3438 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया लास्ट सेशन में शुक्रवार को, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 2400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, यानी उनका अग्रीमेंट 24,000 के ऊपर के क्लोज के ऊपर था और उनके नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर करीब करीब आप समझिए आशीष के 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर, कैश में बाइंग। और आज के एक्सपायरी के लिए बाजार बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर था, बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर था। मैं स्ट्रांगली प्रिपेयर इसलिए कह रहा हूं आशीष क्योंकि एफआईआईज की कैश की बाइंग के साथ साथ इंडेक्स की बाइंग के साथ पुट शॉर्ट भी आई, करीब करीब 72,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट। सो हमारे पास डिफाइंड बेस है, यानी सेल बटन प्रेस करने से पहले, एग्जिट करने से पहले या फिर वीकनेस की बात करने से पहले हमें बहुत कुछ वायलेट करना पड़ेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लस्टर वायलेट करना पड़ेगा। क्या है बताता हूं मैं आपको। लेके आइए ऑप्शंस की प्लेसमेंट, याद रखिएगा मैं इस पूरे इवेंट को, इस पूरे घटनाक्रम को अपनी रेंज के हिसाब से देखूंगा क्योंकि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन हमारे लिए दिक्कत का सबब यह है कि हमारी कल छुट्टी है। 24,200 के कॉल आइटम्स भी बैकफुट पे थे, सारा कॉल कंसेंट्रेशन खिसक गया था 24,500 पे। बहुत टफ रेजिस्टेंस अगर कोई था वो था 24,200, जहां पे आपका 50 डेमा भी अलाइंड है, लेकिन नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर आप देखें नीचे की स्ट्राइक्स में हुई थी, 24,000 की स्ट्राइक में, 23,800 की स्ट्राइक में, 23,500 की स्ट्राइक में अच्छी पुट राइटिंग थी। एंड मोर प्रिसाइसली अगर आप देखें 24,000 की पुट में करीब 61 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, इस रेंज का सबसे हाई, यानी ये एक्सपायरी कुछ बेटर डिलीवर करने को तैयार थी आशीष। पिरामिड्स में भी आपको ये बात नजर आएगी कि कॉल आइटर्स ने बहुत दूर का ग्रिप लिया था, वो इस जोन में कंफर्टेबल नहीं थे। एंड मोस्ट स्पेशली इंडिया विक्स स्लाइड हुआ था 50 डेमा के नीचे। मैं ये ग्राउंड वर्क इसलिए कर रहा हूं आशीष क्योंकि हमें एस्टेब्लिश इस बात को करना है कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुए थे। अब आते हैं लेवल्स पे। देखिए मैं गिफ्ट निफ्टी से, अब जैसे कि आप थोड़ा सहमत नहीं थे तो मैं भी सहमत नहीं था, बट जो ट्रेड हुआ है उसको रिस्पेक्ट देते हैं। बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। अगर टुवर्ड्स क्लोज हालात इतने खराब नहीं रहे तो क्या करें आप अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड्स के साथ, या फिर क्या अप्रोच होती है। देखिए फर्स्ट बेस कंसिडरिंग 2 पुट राइटर्स, ये फंडा है, इसको हम भुला नहीं सकते। 24,000 पे पहली पुट राइटिंग थी और दूसरी पुट राइटिंग थी 900 की स्ट्राइक पे, तो एक डे ट्रेडर के तौर पे बेस वन काम कर जाता फॉर ए रिवर्सल ट्रेड। बेस वन के डिप को आप बाय कर सकते थे, बट अगर चीजें इससे नीचे हैं तो याद रखिएगा इसका मतलब यह है कि बाजार एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं है। इन एनी केस वी वायलेट बेस टू, प्लीज कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मत रखिएगा। याद रखिएगा सूरत हाल अभी के नहीं, बात यह है कि कल छुट्टी भी है, सो सेकेंड हाफ क्रिटिकली पॉइज्ड होगा। अगर ये बेस टूटता है तो प्लीज कमेंट्री को ठीक से पढ़िएगा। अगर ये बेस टूटता है तो एग्जिस्टिंग पोजीशन से लॉन्ग से एग्जिट कीजिएगा। कोई रिवर्सल ट्रेड की तमन्ना मत रखिएगा।
इन दैट केस अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लास्ट वीक स्विंग लो यानी करीब करीब 23,650 और इसको हटा दीजिए, कमेंट्री में नीचे क्लियरली लिखा है अ टेस्ट ऑफ 10 डेमा एंड 20 डेमा पॉसिबल। और याद रखिएगा जब मैं 10 डेमा एंड 20 डेमा का टेस्ट की बात कर रहा हूं, इसमें मैं इस फैक्टर को गिनते हुए बात कर रहा हूं कि कल की छुट्टी है, बाजार अपने रिस्क को एडजस्ट करेगा। इन दैट केस जो चीज आज नहीं होगी वो वेडनेसडे पॉसिबल हो जाएगी। बट बेस 2 इज मोर देन क्रिटिकल, हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर को संभाल के रखेगा बेस 2। इसके नीचे एक्यूट वीकनेस और इसके ऊपर रेजिलियंस रहेगी। मैं रेजिलियंस शब्द का इस्तेमाल बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इवन सीज फायर से पहले आशीष हमने एक रेजिलियंस के दौर को देखा है, तो उसको रिस्पेक्ट देंगे। निफ्टी बैंक मंडे फ्राइडे की स्ट्रेंथ को इसने स्पॉन्सर किया, क्या खूबसूरत ट्रेड दिया था, और मैंने कहा भी था कि 55,200 के ऊपर निकला तो 55,834 मिलेगा, बुक करिए। यहां पर प्लेसमेंट यह है कि सारा का सारा पुट कंसेंट्रेशन 55,000 की पुट पे है और बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन 56,000 की स्ट्राइक पे है। क्योंकि क्रूड से एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है बैंक निफ्टी का, तो ये लाजमी है कि ये ज्यादा रिएक्ट करेगा। लेके आइए बेस 1 और बेस 2 स्क्रीन पर। बेस 1 नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में इन स्टैट्स के मुताबिक एक लिक्विडेशन या फिर एक गैप डाउन पॉसिबल था, बट इफ मोर देन दैट अगर हम बेस 2 को वायलेट करते हैं दिक्कत तब आएगी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इवन मैं एज ए ट्रेडर बेस 2 तक के डिप को बाय करने का इच्छुक था, लेकिन अगर चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, चीजें पुट राइटर्स के जोन के नीचे जाती हैं और क्रूड थोड़ा सा रिएक्ट करता है ड्यूरिंग द डे एंड मोर स्पेशली दैट टुमारोज हॉलिडे फैक्टर, अगर बेस 2 वायलेट होता है देन निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर करेगा। कमेंट्री में मेंशन है 54,400 और 54,341 के जोन के लिए ट्रेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे आपका 20 डेमा अलाइंड है। तो आशीष दोनों ही इंडिसेस के लिए एंड मोर स्पेशली फॉर निफ्टी कंसीडरिंग एक्सपायरी बेस 2 इज मोर देन क्रिटिकल। आशीष सीधे चलें लखनऊ, मानसजायसवाल.com की श्री मानस जायसवाल इंतजार कर रहे हैं आज की चकाचक चार्ट्स के साथ। मानस जी गुड, आज कोट नहीं मैंने। गुड मॉर्निंग आशीष जी। नहीं पहनूंगा, 8 o'clock के शो में। अच्छा ऐसा है, 7 का अलग 8 का, हाँ ये भी आइडिया ठीक है, सब थोड़ा सा बदलता रहना चाहिए। आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। तो देखिए थोड़ा मुश्किल था, मार्केट का जो व्यू है वो पॉजिटिव है और मॉर्निंग में जो सेंटीमेंट है वो थोड़ी वीक है। तो एक बाय और एक सेल है, मैरिको में खरीदारी करनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने करीब 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेकर रिकवरी में अपनी 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो मैरिको में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 754 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 784 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और एक सेल रिकमेंडेशन है कोफोर्ज पे, क्योंकि आईटी में वीकनेस थी, क्लियरली वीकनेस थी लास्ट सेशन में, और कोफोर्ज में डेली चार्ट पे कुछ नेगेटिव पैटर्न बने हैं, स्टॉक ने एक सपोर्ट ब्रीच किया है, तो यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कोफोर्ज में 1251 1251 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, 1175 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। एक बाय एक सेल, मैरिको है बाय रेको 754 के एसएल के साथ, और कोफोर्ज एक सेल रिकमेंडेशन 1251 के एसएल के साथ। मानस होंगे अब 8 बजे के पैनल में, तब और डिटेल में इनसे बातचीत होगी। मानस जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन के पास चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए कल ईवी पॉलिसी है ओवर द वीकेंड हमने आती हुई देखी है, जहां पे इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काफी बड़े डेवलपमेंट्स और ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर दिया गया है 2027 जी दिल्ली सरकार की, जहां पे 2027 से जो नए 3 व्हीलर्स होंगे और 2028 से नए 2 व्हीलर्स होंगे उनको बोला गया है केवल इलेक्ट्रिक होंगे। राज्य में 2030 तक जो स्कूल बसेस हैं उनका भी 30% इलेक्ट्रिक बसेस होना मैंडेटरी है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जो सरकारी गाड़ियां होंगी उन पे भी अब फोकस होगा कि वो भी अब ईवी ही हो। साथ ही इसके अलावा अगर हम बात करें डीजल एक्साइज ड्यूटी की, तो वो भी हमें आती हुई दिखाई दी है, जहां पे डीजल एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी है उसको 21.5 रुपए से बढ़ा के 55.5 रुपीज पर लीटर कर दिया गया है। एटीएफ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी भी जो बढ़ के 42 रुपीज हो गई है। वहीं अगर हम बात करें हाई स्पीड डीजल स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की, तो यहाँ पे भी 24 रुपए की ये तय की गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फोकस में, बिकॉज यहाँ पे जो अपडेट है मार्च में वो बिजनेस के आ गए हैं, काफ़ी शानदार अपडेट आए हैं। टोटल वॉल्यूम में करीबन 23% का उछाल देखने को मिला है। टोटल एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो 6% का उछाल यहाँ पे भी, वहीं प्रोडक्शन में 13.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल, बिकॉज ऑन्कोलॉजी प्लांट को यूएस FDA की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। बिलवेशपुरा गुजरात ऑन्कोलॉजी प्लांट में जो रिसर्च थी वो हुई थी। एस्ट्राजेनेका आज आपके फोकस में, बिकॉज CDSCO को जो दवाई
है एंसाट्रोनेब 100 mg को दवा बेचने की जो मंजूरी है वो मिल गई है। ब्लड कैंसर में बेसिकली इस दवाई का इलाज किया जाता है। वहीं ल्यूपिन आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज अमेरिका में डेप्लोफ्लोजिन टैबलेट का जो कंपनी है उसने लॉन्च कर दिया है। डायबिटीज के इलाज में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। लार्सन एंड ट्यूब्रो बिकॉज इंटरनेशनल ग्रीन स्पेस में पूरी 100% की जो हिस्सेदारी है कंपनी खरीदने वाली है। अगर वैल्यू देखी जाए डील की तो 1123 करोड़ की है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे, क्रूड रिलेटेड, मिडल ईस्ट रिलेटेड स्टॉक्स जिन्होंने ऑफ लेट आउट परफॉर्म कर रहा था, आज सब रडार पे आएंगे। खैर उस पर डिटेल में चर्चा होगी जब टॉप 20 पे जोड़ेंगे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के डिटेल मैंने अपफ्रंट दिखाया था, लेकिन तब आपकी सेकंड प्लेट में फिर से मैप कर लीजिएगा। सारे वेरिएबल स्क्रीन पर आएंगे, सब कुछ वापस इंच अप कर रहा है। बॉन्ड हो, डॉलर हो, कच्चा तेल हो, सोना कूल ऑफ हुआ है, चांदी कूल ऑफ हुई है। सब फ्राइडे और आज सुबह की कहानी आपकी स्क्रीन पर है। वीकेंड के डेवलपमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब कमाई कैसे होगी फिर कमोडिटी यूनिवर्स में? जोरा साहब गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से आपने राइटली पॉइंट आउट किया, डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी बढ़ी है तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बुलियन एंड मेटल्स पे आता हुआ दिखेगा। तो मैंने पहला रिकमेंडेशन कॉपर पे दिया है। कॉपर के अप्रैल वायदा में बिकवा लेकर 1211 के करीब क्लोज हुआ था। स्टॉप लॉस लगा है 1220 एंड डाउन साइड 1188 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेलिंग की रिकमेंडेशन है। बाइंग की रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगी। नेचुरल गैस यहाँ पे क्रूड का फॉलोअप बाइंग यहाँ पे आता हुआ दिखेगा और यूरो स्पॉट प्राइसेस जो है वो 18% अप है मॉर्निंग में। तो मुझे लग रहा है कि इवनिंग सेशन में यहाँ पे जो तेजी है वो और आगे बढ़ सकते हैं। अभी फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है तो आपको मौका भी मिल जाएगा बाइंग का। तो यहाँ पे 245 पे बाई करें, 241 का स्टॉप लॉस लगाए और 255 तक के टारगेट नेचुरल गैस के अप्रैल वायदा में आते हुए दिख सकते। परफेक्ट है। कॉपर एक सेल रखो और नेचुरल गैस एक बाय का आइडिया। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। रवि सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ के बढ़िया से ट्रेड्स हमारे सामने रखने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे है, कल मार्केट हॉलिडे के चलते आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। यूएस मिलिट्री का ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वैसे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं है शायद, वो ईरानियन पोर्ट्स है। ट्रम्प साहब लिख दिए थे पहले, ईरानियन पोर्ट्स का ब्लॉकेड आज से शुरू होगा। ये अपडेट भी आ गया है अभी थोड़ी देर पहले। आज हमारे इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा। यूएस का बढ़ के आया था, हमारा भी बढ़ के ही आने वाला है। हमारा था फरवरी में 3.21%, 3.4 से 3.5% की ट्रेजेक्टरी में हम भी जा रहे होंगे। महंगाई हमारे यहां भी बढ़ी रही है। आज 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या? आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जस्ट डायल और स्वराज इंजन्स। कोई निफ्टी और कोई वायदा करनी है आज। कल के नंबर्स भी बता देता हूं क्योंकि कल छुट्टी है तो आज ही तैयारी करनी है। आनंद राठी शेयर्स, एमको एलिकॉन, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ, ये हो गया वायदा का, नुवोको विस्टास, इन सब के नंबर्स आने। बोर्ड मीट है आज एलआईसी की। अपना पहला बोनस इशुएंस डोल आउट करने की हो सकता है तैयारी, क्योंकि बोर्ड मीट बोनस इशुएंस पर आज है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इनका एक 1.5 साल एंड अबव वाला लॉक इन आज से खुल रहा है। तो मेरे ख्याल से 25% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का फ्री अप हो रहा होगा। अब फ्री अप हो रहा है मतलब जरूरी नहीं है ट्रेड के लिए आ रहा हो, लेकिन हाँ विकल्प हो गया, खुल गया, एलिजिबल हो गए। आज भाई देश के तमाम केंद्र सरकार एम्प्लॉइज और इवन पेंशनर्स के लिए बड़ा दिन है। आज ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठक है। 8th पे कमीशन सैलरी रिविजन पे हो सकता है हमें क्यूज मिले आज के लिए। थाईलैंड एशिया में इकलौता बाजार जो छुट्टी पे है, वैसे 3 दिन की छुट्टी पे है, उनका न्यू ईयर है। आज कल और परसों 3 दिन छुट्टी मनाएगा थाईलैंड। ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए यार। आईएमएफ की मीटिंग्स हैं ग्लोबली, चाइना के नए लोन्स के और यूएस के एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर्स आ रहे होंगे। यूएस जैसे अपने आईटी के साथ रिजल्ट सीजन का आगाज होता है, यूएस में बैंक्स के साथ होता है। इस हफ्ते तमाम इंपॉर्टेंट बैंक्स के नंबर्स आने, उसमें से आज गोल्डमैन सैक्स के नंबर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल के एसआईआर प्रोसेस पे क्रूशियल मैटर पे सुनवाई कर रहा होगा। जो पिटीशन ममता बनर्जी और बाकी टीएमसी एमपीज ने फाइल करी थी प्रोसेस को चैलेंज करने के लिए, उस पे आज सुनवाई है। पीएम मोदी एक नेशनल लेवल नारी शक्ति वंदन सम्मेलन है नई दिल्ली में, उसको अटेंड करेंगे, संबोधित करेंगे सुबह 11 बजे के आसपास। और ताई का यानी कि आशा भोसले जी का आज
लास्ट राइट्स 4 बजे है। खैर गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से कमजोर संकेतों के साथ छोड़ता हूं आपको। ग्लोबली थोड़ा अब बहुत अच्छा मूड के साथ गए थे हम लोग इस्लामाबाद टॉक्स में, मामला गड़बड़ा गया है। 325 पॉइंट दबाव के साथ गैप डाउन भारतीय बाजार की आज शुरुआत होगी। ऐसे में डिटेल्ड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो रडार पे रखे जा सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे टॉप 20 में ब्रेक के उस पार।